नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं आपको पद परिचय कई दिनों से पढ़ा रहा हूं। जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा, पद परिचय व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग संपूर्ण व्याकरण पढ़ना पड़ता है। इसलिए इसमें जितना समय लगा दिया जाए उतना कम है। पर आप जानते हैं कि आजकल सभी पढ़ाई अंकों के लिए की जाती है। पढ़ाई के पीछे उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है और उपयोगिता का संबंध जीवन से कम अंकों से ज्यादा है। तो पद परिचय केवल 4 अंक के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। पर चूंकि हमको लॉकडाउन के कारण समय भी मिल रहा है, इसलिए मैं विस्तार से पद परिचय आपको समझा पाया। मैंने अभी तक संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये 5 का पद परिचय आपको पढ़ाया है। आज मैं 6ठा भेद, जो संबंध बोधक अव्यय, एक आपने कारक में पढ़ा होगा, संबंध कारक, कंफ्यूज नहीं होना है, यह है संबंध बोधक अव्यय। आप बच्चों जानते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, बालक चांद की ओर देख रहा था। अब चांद यहां संज्ञा है और की ओर बीच में शब्द है, तो की ओर देख रहा था और चांद के बीच में संबंध बता रहा है। बालक यानी कर्ता और क्रिया देख रहा था, इनके बीच में की ओर शब्द संज्ञा चांद के बाद आकर संबंध बता रहा है, इसलिए इसका नाम संबंध बोधक अव्यय है। वह नदी की तरफ गया है। अब देखिए क्या हुआ, वह नदी की तरफ गया है। अब नदी की तरफ क्या है, ये नदी के बाद की तरफ आया और की तरफ ने वाक्य के बाकी सारे हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम किया। आप मोटे तौर पर एक अपने दिमाग में बात रखिए कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में बहुत सूक्ष्म अंतर है, मामूली अंतर है, बारीक अंतर है। सामान्यतः क्रिया विशेषण में स्थान का, दिशा का, काल का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, जैसे वह परसों दिल्ली जाएगा, बालक आगे आगे चल रहा था। अब अगर इसी को हम ऐसा कर दें कि बालक गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, बालक बस के आगे आगे चल रहा था, तो बस संज्ञा है, के आया, तो सामान्यतः आप ध्यान में रखेंगे, सूत्र बता रहा हूं आपको, कि का, की, के अगर किसी क्रिया विशेषण के पूर्व जुड़ जाता है, ठीक है, समय बताने वाले, स्थान बताने वाले, काल या दिशा बताने वाले, इन शब्दों में का, की, के जुड़ा होता है। आपको याद होगा संबंध कारक का चिन्ह भी का, की, के होता है, तो वो संबंध बोधक अव्यय का काम करता है। की ओर, की तरफ, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, ऐसे सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। आप व्याकरण की पुस्तक में देखेंगे और उदाहरण भी आपको मिलेंगे। संबंध बोधक अव्यय के पद परिचय में आपको 2 ही बातें लिखनी है, ठीक। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में हम लोग लिंग और वचन भी लिखते हैं, लेकिन अव्यय में लिंग और वचन नहीं आता है। अव्यय का लिंग और वचन नहीं होता है, अव्यय का कोई दूसरा रूप ही नहीं मिलता है। तो संबंध बोधक में आप लिखेंगे अव्यय, लेकिन अव्यय लिखने से काम नहीं चलेगा, उस पर अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए संबंध बोधक लिखना अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप लिखिए, जैसे मान लो बालक चांद की ओर देख रहा था, ये वाक्य है, की ओर अंडरलाइन है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अव्यय कौमा संबंध बोधक। ये इसका पद परिचय हुआ। संबंध बोधक के भेद भी होते हैं, लेकिन वो भेद परीक्षा में ना आपसे उसकी अपेक्षा की जाती है और ना आप उसको पकड़ पाएंगे। आगे देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय आपने बच्चों मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ा है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में पढ़ते हुए आपने जाना है कि 2 पदों
वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, दो पदों यानी दो शब्दों, पदों माने शब्दों, वाक्यांशों वाक्य हिस्सों या वाक्यों को जोड़ने वाले जितने शब्द हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए और, तथा, एवं, अथवा, या, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, अतएव, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, सो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद जानिए। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण। तो बच्चों मोटे तौर पर आप समझ लें यहां कि संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो अव्यय हैं उनमें से अधिकांश समानाधिकरण है। उदाहरण के लिए और, तथा, एवं, अथवा, या, ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके अलावा किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अतएव, ये भी समानाधिकरण के अंतर्गत ही आते हैं। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बच्चों जो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले जितने भी अव्यय शब्द हैं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, यदि तो यदि तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि सफलता नहीं मिली, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, यद्यपि और तथापि। चूंकि तुमने परिश्रम कम किया इसलिए सफलता नहीं मिली, तो चूंकि और इसलिए आपको याद होगा मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले सभी कंजंक्शंस पेयर में आते हैं, जोड़ों में आते हैं। तो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले जो कंजंक्शंस हैं, जो अपयोजक शब्द हैं, वे सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। तो छोटी ई की मात्रा वाला की, क्योंकि भी, क्योंकि वैसे आता संयुक्त वाक्य में, लेकिन क्योंकि सिंगल भी अधिकतम स्थान पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो अब फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, समुच्चय बोधक अव्यय के पद परिचय में, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, ये वाक्य आया और अंडरलाइन है, इसका पद परिचय देना है, क्या देंगे? तो सबसे पहले लिख दीजिए अव्यय, फिर लिखिए समुच्चय बोधक और फिर कॉमा डालकर लिखिए समानाधिकरण। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा, की अंडरलाइन, इसका पद परिचय करना, छोटी ई की मात्रा वाला की, क्या पद परिचय होगा? पद परिचय होगा अव्यय। ठीक है, अव्यय के बाद क्या लिखेंगे? व्यधिकरण, या व्यधिकरण बाद में ले आइए, अव्यय, अव्यय के बाद कॉमा, कॉमा के बाद समुच्चय बोधक और फिर कॉमा और फिर व्यधिकरण। तो बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय बोधक लिखने पर ही आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आइए विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अव्यय, जैसा कि नाम से ही विस्मय मतलब आश्चर्य होता है, अचरज होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे हृदय के तीव्र मनोभाव हैं, मनोवेग हैं, मनोवेग किन्हें कहते हैं? जिन भावनाओं पर हम नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते, वे भाव, जैसे बहुत अधिक हर्ष, बहुत अधिक दुख, शोक, जैसे किसी की मृत्यु होगी तो ओह नाना जी गुजर गए। अब ये जो वाक्य है इसमें ओह, ये क्या है? ये है विस्मयादिबोधक और इसका चिन्ह होता है, आपने देखा होगा पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी लगी हुई होती। अंग्रेजी का जो फुल स्टॉप है उसके ऊपर एक खड़ी डंडी अगर खड़ी हो जाए तो ये इसका चिन्ह है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, अब ये आहा कितना सुंदर उपवन है, ये हर्ष सूचक हो गया, विस्मय सूचक हो गया। अरे वह चला गया, विस्मय सूचक है। घृणा सूचक या तिरस्कार सूचक क्या है? तिरस्कार, छी कितने बुरे लोग हैं, दूर दूर हट, ऐसे शब्द ये, या संबोधन सूचक, ओह राम, हेलो, हाउ आर यू। तो ये हेलो जो है क्या है? अंग्रेजी का शब्द है लेकिन ये संबोधन सूचक है। ठीक है, तो आप देखिए भय, बाप रे, भय हो गया, घृणा, हर्ष, संबोधन, शोक, इस प्रकार के तीव्र मनोभाव वाले। तो आपको विस्मयादिबोधक के पद परिचय में क्या लिखना है बच्चों? केवल इतना लिखना है, जैसे मान लो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अब वाह अंडरलाइन है, आपको लिखना है
तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अव्यय विस्मयादिबोधक विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक। क्या लिखेंगे बच्चों? विस्मय सूचक या आश्चर्य। आहा कितने सुंदर फूल खिले। अब आहा कितने सुंदर, आहा अंडरलाइन है, तो आहा को आप क्या लिखेंगे? आहा को लिखेंगे अव्यय विस्मयादिबोधक हर्ष सूचक। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप आइए, विस्मयादिबोधक अव्यय के बाद एक और यहां निपात लिखा हुआ है। इसको अलग से कई बार नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इनकी इतनी भारी संख्या नहीं है। निपात उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने कथन पर बल देने के लिए करता है। जैसे मैं जाऊंगा, ये वाक्य है, और दूसरा वाक्य है मैं भी जाऊंगा। आप देखिए कथन के भाव में अंतर आ गया। राम जाएगा, राम ही जाएगा, अंतर आ गया। केवल तुम मुझे 500 रुपए दे दो, तुम तो मुझे केवल 500 रुपए दे दो, तो कहने के ढंग में अंतर आ गया। आप देखिए मात्र, तुमने मुझे मात्र 500 रुपए नहीं दिए, ये है तुम्हारी दोस्ती। अब बताइए, अंतर आ गया भाव में मात्र का प्रयोग करते ही। ठीक है। तो मैं बीमार था, वह मुझसे मिलने नहीं आया। इस वाक्य को ऐसे अगर बोलें, मैं बीमार था, वह तो मुझसे मिलने तक नहीं आया। अब वह तो मुझसे मिलने तक नहीं आया, तो और तक का दोनों प्रयोग किया हमने। वाक्य में वक्ता का जो भाव है आप देखिए बदल जाता है, क्योंकि कथन पर बल डालने पड़ जाता है, और कथन पर, स्टेटमेंट पर, भाव पर बल डालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, नहीं, आदि। अब ये जो शब्द है बच्चों, ये शब्द केवल निपात का काम करते हो ऐसा नहीं है। तो व्याकरण में एक ही शब्द अनेक अनेक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और प्रचलित होते हैं। ये सब हम तब जानते हैं जब हम अभ्यास करते हैं। तो पद परिचय आपको मैंने पढ़ाया है, ये तब तक आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे जब तक इसका बेहतर अभ्यास न कर लें। और मैं आपको खूब सारे असाइनमेंट नहीं देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश मोबाइल पर ही पढ़ाई उढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे में हिंदी जैसे अपेक्षाकृत आसान विषय में होम असाइनमेंट देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जागरूक बच्चे हुए होंगे जो अपने स्तर पर ही अभ्यास करेंगे, और कहीं कोई कठिनाई होगी तो मुझसे अवश्य पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना अपना और अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखें। एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।